नमस्कार दोस्तों, अगर कोई लड़की ये दावा करती है कि उसे किसी लड़के ने छेड़ा है, मतलब छेड़ा है। अब चाहे लड़के ने लड़की को छेड़ा हो या ना छेड़ा हो, लेकिन लड़की ने दावा किया है कि लड़के ने छेड़ा है, मतलब छेड़ा है। और इसके लिए लड़की को किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन देने की, किसी प्रकार के एविडेंस देने की, सबूत देने की या प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लड़के को प्रूफ करना पड़ेगा, लड़के को एविडेंस या सबूत पेश करने पड़ेंगे या लड़के को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई मैंने लड़की को नहीं छेड़ा है। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे पेन मेरा है और आप यदि इस पेन पर दावा करते हैं कि यह पेन आपका है, तो यह पेन आपका हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन देने की, एविडेंस या सबूत देने की या प्रूफ देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह पेन आपका क्यों नहीं है। इस बात को मुझे साबित करना पड़ेगा, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, मुझे एविडेंस या सबूत पेश करने पड़ेंगे, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई यह पेन मेरा है, आपका नहीं है। दावा करने मात्र से ही वो चीज आपकी हो जाती है और आपको उसके लिए किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन देने की या किसी प्रकार का सबूत देने की या प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति को यह प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ेगी कि वो चीज उसकी नहीं है, आपने दावा किया है वो गलत है। हमारे देश में वक्फ बोर्ड का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वक्फ बोर्ड भी यदि किसी संपत्ति पर या प्रॉपर्टी पर दावा कर देता है तो वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। इसके लिए वक्फ बोर्ड को किसी प्रकार का सबूत देने की, एविडेंस देने की, एक्सप्लेनेशन देने की या प्रूफ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। सामने वाले व्यक्ति को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी उसकी है। और अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी संपत्ति की लड़ाई भी लड़ना चाहे तो वो ज्यादा से ज्यादा ये जो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है उसमें अपील कर सकता है। वो किसी अन्य अदालत में, अन्य कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है। कोई भी ऐसा मामला होता है तो हम किसी अन्य न्यायालय में या अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही आप अपील कर सकते हैं, किसी अन्य अदालत में आप अपील नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, वक्फ बोर्ड का जो जजमेंट होगा, डिसीजन होगा, फैसला होगा, वही फाइनल होगा। वक्फ बोर्ड ने जो जजमेंट दे दिया वही फाइनल जजमेंट होगा। उस जजमेंट या निर्णय को आप किसी दूसरे कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं, चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। इतने बुरे हालात है देश के अंदर। तो आपको पता है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश कर दिया गया है, हमारी संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की टेबल पर रख दिया गया है। ये वक्फ बोर्ड क्या होता है और ये वक्फ शब्द क्या है और कौन कौन से नए बदलाव या संशोधन किए गए हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल पेश किया गया है ये किसमें संशोधन करेगा। 1995 में वक्फ अधिनियम आया था, वक्फ एक्ट आया था, उसके अंदर संशोधन करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ये जो वक्फ बोर्ड है इसमें पारदर्शिता लाना है और इसके दुरुपयोग को रोकना है। तो 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के दौरान वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम पारित हुआ था उसमें बदलाव करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए 2024 में यह बिल पेश किया गया था। वही बिल है जो अभी हमारी संसद में पेश किया गया है। मैं थोड़ा आपको टाइमलाइन बता देता हूं। 8 अगस्त 2024 को किरण रिजिजू ने लोकसभा में बिल को पेश किया था और विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। उसके बाद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दिया गया था। 9 अगस्त को 31 मेंबर की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दिया गया था। इसके बाद में आपको पता है अगस्त और जनवरी के बीच में, अगस्त 2024 से लेकर जनवरी 2025 के बीच में 34 बैठकें होती है। कई राज्यों का दौरा किया जाता है इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा और कई इस्लामिक विद्वानों और कानून के जानकारों से राय भी ली जाती है। इसके बाद 30 जनवरी को, अभी इस साल 30 जनवरी को 655 पेज की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब को सौंप दी जाती है और 14 बड़े बदलाव किए जाते हैं। इस वक्फ बोर्ड के अधिनियम 1995 वाले में 14 बड़े बदलाव पेश किए गए जो रूलिंग पार्टी ने सुझाव दिए थे। विपक्ष का एक भी सुझाव नहीं माना गया था, यह भी आपको पता है। उसके बाद में 1 अप्रैल 2025 को, अभी ये जो अप्रैल का महीना चल रहा है, 1 अप्रैल 2025 को किरण रिजिजू ने बताया कि हम इसे 2 अप्रैल को हमारी लोकसभा में अब पेश करने वाले हैं। 14 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अभी जनवरी के महीने में इसको सौंप दिया था लोकसभा अध्यक्ष को और 14 बड़े बदलाव के साथ इसको वापस से 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया। 2 अप्रैल को जब इसे लोकसभा में पेश किया गया तो 12 घंटे तक लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच में वार्तालाप होती रही, तर्क वितर्क होते रहे। 12 घंटे की लंबी वार्तालाप के बाद लगभग रात के 2 बजे
520 सांसदों ने मतदान किया लोकसभा में। पक्ष या रूलिंग पार्टी को मिले 288 वोट और विपक्ष या अपोजिशन पार्टी को मिले 232 वोट, यानी पक्ष की यहां पर जीत हो जाती है। उसके बाद 3 अप्रैल को इसे कहां पेश किया जाता है? राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में भी बड़ी बहस होती है, 12 घंटे लगातार राज्यसभा चलती है, तर्क वितर्क होते हैं अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के बीच में, और 12 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद राज्यसभा में रात में लगभग 2:30 बजे के आसपास चुनाव होता है और पक्ष के फेवर में पड़े 128 वोट और विपक्ष के फेवर में पड़े 95 वोट। राज्यसभा में भी ये पास हो जाता है। तो दोनों ही सदनों में 2 अप्रैल को तो ये लोकसभा में पेश किया गया, 3 अप्रैल को ये राज्यसभा में पेश किया। दोनों ही सदनों में 12-12 घंटे की लंबी वार्तालाप के बाद रात में लगभग 2 बजे और 2:30 बजे ये दोनों सदनों में पारित हो जाता है और अब ये राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है, राष्ट्रपति के टेबल पर रख दिया गया है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिर वक्फ क्या है। वक्फ उस जायदाद को या प्रॉपर्टी को कहते हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक कार्य के लिए दान देते हैं या सामाजिक कार्य के लिए दान देते हैं या जन कल्याण के लिए अपनी प्रॉपर्टी को समर्पित करना चाहते हैं। और ये चल और अचल दोनों प्रकार की हो सकती है। चल का मतलब तो रुपए या जेवर भी हो सकते हैं और अचल का मतलब जमीन या घर भी हो सकता है। और संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति ये तय करता है कि उसने जो संपत्ति दान की है वो किस काम में आएगी, वो धार्मिक कार्यों में, जन कल्याण में, सामाजिक कार्य में या ऐसे कार्यों में काम आने चाहिए। और मुस्लिम समुदाय के अलावा मुस्लिम समुदाय के द्वारा ऐसी प्रॉपर्टी का यूज धार्मिक स्कूल खोलने में, मदरसा खोलने में, कब्रिस्तान खोलने में, मस्जिद खोलने में या अनाथालयों में यूज किया जाता है। तो आप मोटा मोटा इतना मान सकते हैं कि वक्फ वो जायदाद है जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग दान करते हैं, जन कल्याण या धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित करते हैं। वो किसी प्रकार की हो सकती है। भारत में एक तो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और 31 के आसपास लगभग राज्यों के अंदर स्टेट वक्फ बोर्ड है। तो टोटल मिला के 32 वक्फ बोर्ड बन जाते हैं और शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमानों के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, भारत में जो सबसे ज्यादा जमीन है वो रेलवे के पास है। 33 लाख एकड़ जमीन रेलवे के पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है भारतीय सेना। भारतीय सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन है। तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है। भारत में सबसे ज्यादा जमीन तो रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पे सेना के पास है और तीसरे नंबर पे भारत में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन है। और ये जो 9.5 लाख एकड़ जमीन है इसमें जो अचल संपत्ति है वो 8 लाख के आसपास है। 8 लाख के आसपास खेत और मकान है इसमें। और जो अचल चल संपत्ति है यानी वाहन और जेवर वो 16,000 के आसपास है। अचल संपत्ति खेत और मकान मिला के लगभग 8.5 लाख के आसपास है और चल संपत्ति वाहन या जेवर मिला के लगभग 16,000 के आसपास से नंबर बताए जाते हैं। और हर साल लगभग वक्फ बोर्ड का जो रेवेन्यू है, राजस्व है, इनकम है, इसके माध्यम से वो 200 करोड़ के आसपास हर साल वक्फ बोर्ड का रेवेन्यू होता है। क्या क्या बदलाव किए गए हैं मैं आपको भी बता रहा था कि वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर दावा कर देता है तो वक्फ बोर्ड की हो जाती है वो। इसके लिए वक्फ बोर्ड को किसी प्रकार का प्रूफ या एविडेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान का उल्लंघन है। हम किसी चीज की बात करते हैं, जैसे मान लो हिंदू समुदाय के किसी मंदिर ने या किसी गुरुद्वारे ने या चर्च ने किसी चीज पर दावा किया तो उसकी लड़ाई आप ट्रिब्यूनल के अलावा आप किसी जिला अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालयों के या कोर्ट के दरवाजे भी तो खुले हुए हैं, वहां पर आप आराम से लड़ाई लड़ सकते हैं। यहां पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है ना तो जो मालिक है उस प्रॉपर्टी का वो ज्यादा से ज्यादा वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता था। वो किसी अदालत में, न्यायालय में, जिला अदालत में, किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार की अपील या याचिका दायर नहीं कर सकता था। वो अपनी प्रॉपर्टी की लड़ाई अगर लड़ना भी चाहता है तो वह केवल वक्फ बोर्ड में ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। लेकिन अब इसको बदल दिया गया है कि जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की लड़ाई लड़ना चाहता है, वक्फ बोर्ड ने इसके ऊपर दावा किया है, वो व्यक्ति इसकी लड़ाई किसी सिविल कोर्ट में या अन्य हाई कोर्ट में या रेवेन्यू कोर्ट में इसकी अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल बोर्ड के अलावा जाकर। फिर एक और प्रावधान मैंने आपको बताया था कि वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल जजमेंट दे देता था, फैसला दे देता था, वो फाइनल होता था। आप उसको किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे, वहां पर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इसको भी बदल दिया गया कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का अगर जो भी फैसला आता है उस फैसले को आप हाई कोर्ट में जाकर चुनौती दे सकते हैं, उच्च न्यायालय में जाकर उसकी वापस से लड़ाई लड़ सकते हैं।
पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का फैसला सर्वमान्य होता था, उसी को आपका मानना पड़ेगा। अब इसकी आप लड़ाई, इसके फैसले को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में जाके। एक प्रावधान यह भी है कि अगर किसी भी जमीन के ऊपर मस्जिद है या इस्लामिक कार्यों में वो यूज होती है, अगर कोई मस्जिद बनी हुई है, इस्लामिक कार्यों में यूज हो रही है, मदरसा बना हुआ है, कब्रिस्तान बना हुआ है, तो वो अपने आप ही वक्फ बोर्ड की हो जाती थी, चाहे किसी ने दान किया हो या वक्फ बोर्ड को दान ना किया हो। लेकिन अगर वो इस्लामिक कार्य के लिए यूज हो रही है, कब्रिस्तान है, मदरसा है या मस्जिद है, तो अपने आप ही वक्फ बोर्ड के अंडर आ जाती थी, चाहे किसी ने दान किया हो वक्फ बोर्ड को या ना किया हो, वक्फ बोर्ड उसको अपने कब्जे में ले लेता था। लेकिन अब यह बदलाव कर दिया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी दान नहीं करेगा, तब तक उसके ऊपर वक्फ बोर्ड दावा नहीं करेगा। जब तक कोई व्यक्ति खुद अपनी प्रॉपर्टी को, खुद वक्फ बोर्ड को दान नहीं करता, खुद अपनी मर्जी से, तब तक किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ बोर्ड दावा नहीं करेगा कि यह वक्फ बोर्ड की है। भले ही इस प्रॉपर्टी के ऊपर मस्जिद ही क्यों ना बनी हो, चाहे उसके ऊपर कब्रिस्तान ही क्यों ना बना हो, चाहे उसके ऊपर कोई मदरसा ही क्यों ना बना हो, जब तक कि व्यक्ति खुद अपनी प्रॉपर्टी को दान नहीं करेगा, तब तक उस प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड अपना खुद का दावा नहीं ठोकेगा, चाहे उसके ऊपर कोई मस्जिद ही क्यों ना हो। और पहले यह प्रावधान था कि मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में या मेंबर के रूप में नहीं लिया जाता था, और गैर मुस्लिम व्यक्तियों को भी नहीं शामिल किया जाता था, ना ही महिलाओं को बोर्ड में सदस्य बनाया जाता था, या मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य समुदाय के लोगों को भी बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया जाता था। कोई ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता नहीं थी। लेकिन अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि कम से कम बोर्ड में 2 तो महिलाएं होंगी और 2 अन्य धर्म के सदस्यों को भी होना पड़ेगा। हिंदू धर्म का हो सकता है, क्रिश्चियन धर्म का हो सकता है, सिख, बौद्ध, जैन धर्म का, किसी भी अन्य धर्म के 2 व्यक्तियों को लेना पड़ेगा बोर्ड में, और 2 महिलाओं को भी आपको एंट्री देनी पड़ेगी। इसके अलावा जिला कलेक्टर वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे कर सकता है। यह बड़ी बात है, पहले सर्वे भी नहीं कर सकता था। पहले आप सर्वे नहीं कर सकते थे, जिला कलेक्टर को इजाजत नहीं होती थी कि वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब सर्वे करना, रिसर्च करना कि वास्तव में है या नहीं है, किसी ने दान की है, नहीं की है, वाकई वक्फ बोर्ड के अंदर आता है या नहीं आता है, या वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती कब्जाया है, इन सारी बातों की समीक्षा हो सकती है। तो 5वां यह भी आप ध्यान रखना कि अब जिला कलेक्टर के द्वारा सर्वे किया जा सकता है। और छठा, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उनका ऑडिट भी सरकार तैयार करवाएगी। जो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसका ऑडिट या बही खाता अब सही तरीके से सरकार अपने डिजिटल पोर्ट पर करवाएगी, ताकि सभी को पता रहे कि कितनी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, कहां प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंडर आ रही है। तो ऑडिट भी तैयार किया जाएगा। ओवैसी साहब को हम सब लोग जानते हैं, इन्होंने तो इसको फाड़ ही दिया कि मैं इसको गांधी जी की तरह इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को फाड़ता हूं, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर दी है। यह भी ध्यान रखना कि मैं इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ूंगा। ये जो सरकार ने बिल पेश किया है, पास किया है, ये असंवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसका मकसद मुसलमानों को जलील करना है, ये ओवैसी साहब ने बोला है। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील या याचिका दायर कर दी। मैं आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी के गठबंधन के साथ तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की, तेलुगु देशम पार्टी किसकी है? चंद्रबाबू नायडू की, जो कि कहां के मुख्यमंत्री? आंध्र प्रदेश के। और एक जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की, बिहार के मुख्यमंत्री की। इन दोनों के ऊपर सबकी नजर थी, लेकिन इन दोनों ने भी फेवर दे दिया है। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, और तेलुगु देशम पार्टी, ये दोनों बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार चला रही है। इन दोनों ने भी समर्थन दिया है। इसके विरोध में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के जो सांसद और विधायक हैं, कुछ लोगों ने यहां पर इस्तीफा दे दिया कि हम इसका विरोध करते हैं। हमें इस बात की पूरी आशंका थी कि नीतीश कुमार इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने कर दिया। इसका मतलब यह कि अब हम इस्तीफा दे देंगे। तो इसके साथ ही कंट्रोवर्शियल बिल पास हो चुका है, और इतना प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इतना आंदोलन नहीं हुआ, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें गलत हुआ करती थी, उसको रिफॉर्म करने का प्रयास किया गया है। जैसे ट्रिपल तलाक वाला जो लॉ आया था, उसके अंदर तो आपने देखा कि पूरे देश में प्रोटेस्ट हो गया था। इसमें मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं उनको भी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कुछ मुसलमान समुदाय के लोग इससे खुश हैं, क्योंकि उन्होंने दान नहीं की, उन्होंने दान में दिया नहीं, और उनकी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती दावा कर रखा है। तो बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे हैं जिनके घरों के ऊपर, जिनके खेतों के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा कर रखा है, और वो उसको अपना मानता है। तो मुस्लिम समुदाय के काफी जनसंख्या इससे खुश है कि इससे हमारी प्रॉपर्टी बची रहेगी। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।